मैं जय प्रकाश मिश्रा। आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के बारे में बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। प्यारे बच्चों, आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में कितने पाठ्यक्रम क्या है, एक बार उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उस पर निगाह दौड़ा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, विद्युत धारा का परिणाम, ऊष्मा, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और उनको उपयोग, धातु विज्ञान, कार्बनिक यौगिक, अंतरिक्ष अभियान। ये 10 पाठ हैं विज्ञान भाग 1 में। तो आज हम पहला पाठ गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण अपना जो प्रकरण आज का पाठ हम सीखेंगे, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण, अब इस गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या हम सीखने वाले हैं बच्चों, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आपको सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताएंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, केपलर का नियम, गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्री बल, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, मुक्त पतन और मुक्त वेग, इसके बारे में चर्चा गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत होगी। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है और पृथ्वी सभी को अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। आपने देखिए सौर मंडल पढ़ा है भूगोल में। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह कक्षा में घूमते रहते हैं, वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करता है। गुरुत्व बल के कारण ही ऐसा होता है। किसी भी पिंड पर, आप लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा है, किसी भी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हो? आप जैसे सभी लोग जानते हो कि किसी भी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? कौन सा परिणाम होता है? पिंड की गति, दिशा बदल सकती है जब उस पर बल लगाया जाता है। जैसा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल पर देख रहे हैं कि जब बच्चा क्या कर रहा है, बाल पर फोर्स लगा रहा है, तो बाल क्या हो जा रही? गतिशील हो जा रही है। तो मतलब पिंड पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। और दूसरा था कि आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात है बच्चों। तो बलों के प्रकार आपने सीखा है, बल कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, स्नायु बल, यांत्रिक बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल,
घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, ये बलों के प्रकार हैं। ये क्या है? बलों के प्रकार है। इसके बाद था गुरुत्वाकर्षण। क्या था? गुरुत्वाकर्षण। ये देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमने बताया एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। ये गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना आप सभी जानते हैं। इसकी संकल्पना सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इसकी खोज जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। यह आपको पता ही है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते या क्षितिज के समानांतर रेखा में क्यों नहीं जाते। ये सारी कल्पनाएं उनके दिमाग में आई थी। अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा में नीचे गिरता है। नीचे गिरता है। ये देखिए, इसमें चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से सेब नीचे गिरता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना और सेब एवं चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के कारण होता है। बल व गति। बल व गति, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन ये क्या है? किसी भी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। हम लोगों ने न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम भी पढ़े हैं। न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम कौन से हैं? ये आप लोगों को याद होगा कि न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम होते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? आप थोड़ा याद करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक
एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। इसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा नहीं होती है जो बल की दिशा होती है। या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले तथा उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। ये है न्यूटन्स के गति संबंधी 3 नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए, ये चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है फोर्स एंड मोशन। सर आइजैक न्यूटन है। ये जो वैज्ञानिक आप चित्र देख रहे हैं ये हैं सर आइजैक न्यूटन। ये क्या है बच्चों? वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। वैज्ञानिकों का परिचय। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई। आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। इसके इसी प्रकार से जैसे न्यूटन के 3 नियम थे उसी प्रकार से केपलर के भी 3 नियम होते हैं। उस पर भी हम निगाह दौड़ा लेते हैं। केपलर का नियम, केपलर्स लॉ। केपलर के भी 3 नियम हैं। केपलर का पहला नियम है ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। यह केपलर का पहला नियम है। ये चित्र है देखिए कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। दूसरा जो नियम है केपलर का दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। और केपलर का जो तीसरा नियम है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने न्यूटन्स के 3 नियम, न्यूटन्स के गति के 3 नियम, केपलर के भी 3 नियम को हम लोगों ने सीखा।